नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों को सुनाते हैं। तो आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे अपराधी, ऐसे डेयर डेविल अपराधी की कहानी है जो मंत्री के बंगले में रहा करता था और मंत्री के बंगले में रहते हुए पुलिस के प्राधिकारियों को फोन करता था कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, वह पिता की हत्या कर देता था और बाद में बेटे से कहता था तुम्हारे पिता को अगवा करना था, 50 लाख रुपए लेना था, लेकिन मैं ले नहीं पाया, तुम्हारे पिता को मैंने मार दिया है, अब 50 लाख रुपए का जो नुकसान मुझे हुआ है वह तुम्हें देना होगा। तो ये अपराधी इतना मन बढ़ा, इतना मन चढ़ा, और यह जानते हुए भी कि मंत्री के बंगले में यह टिका है, पुलिस घुसने की हिम्मत नहीं करती थी। तो ये अपराधी कौन है, इसकी कहानी इस एपिसोड में आपको हम सुनाने जा रहे हैं। तो इस अपराधी का नाम है राजू मियाँ उर्फ राजू गुंडा, बेतिया का रहने वाला। यदि इसके बारे में आपको हम बताएं तो आपने नाम सुना होगा जाकिर मियाँ का, यदि आप बिहार के अंडरवर्ल्ड के इतिहास को जानते हैं। जाकिर मियाँ इंडियाज मोस्ट वांटेड फेम का क्रिमिनल हुआ और उसने कितनी वारदात की कह नहीं सकते हैं, लेकिन साल 2000 में वह बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त मारा गया। तब उसके सिर पर लाखों रुपए का इनाम था। जाकिर मियाँ का भाई शमीम मियाँ बेतिया में निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था और यह बूथ छापने गया था। देखिए इस जाकिर मियाँ की औकात क्या थी, जाकिर मियाँ की हिम्मत क्या थी, जाकिर मियाँ का दुस्साहस क्या था कि जिसके सिर पर लाखों रुपए का इनाम घोषित था और इस जाकिर मियाँ को जिस पुलिस टीम ने मारा, भय से उस पुलिस टीम ने यह दावा नहीं किया कि हमने मारा है, मतलब इनाम लेने को भी कोई नहीं आया। तो जाकिर मियाँ का जो कनेक्शन है वह शहाबुद्दीन से भी था, सिवान के पूर्व सांसद, अब तो दिवंगत हैं। तो ये जो राजू मियाँ है जिसकी आज कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं, राजू गुंडा की, ये जाकिर मियाँ का मौसेरा भाई था और इसकी भर्ती जाकिर मियाँ ने अपने गिरोह में शूटर्स के रूप में की थी। रुपए देता था, परवरिश करता था और वारदात कराता था। तो धीरे धीरे यह भी इतना मन चढ़ा, मन बढ़ा हो गया, आगे जाकर यह सिवान की शरण में चला गया, शहाबुद्दीन के साथ रहने लगा। कहने वाले कहते हैं कि 16 मार्च 2001 को जब प्रतापपुर में मुठभेड़ हुई, सिवान के तत्कालीन एसपी बच्चू सिंह मीना ने जब प्रतापपुर में चढ़ाई की और शहाबुद्दीन के साथ मुठभेड़ की, तो ये राजू मियाँ ठीक शहाबुद्दीन के पीछे रहकर पुलिस पर गोलियां चला रहा था। उस मुठभेड़ में कई दुर्दांत अपराधी मारे गए थे, जिसमें पटना सिटी का सुलेमान मियाँ भी शामिल था। तो ये बच गया, लेकिन बच जाने से क्या हुआ, इसकी आदतें जो खराब हो गई थी। कहते हैं कि जब ये बच गया तो यह पटना में आकर फुलवारी सड़क के अली नगर मोहल्ले में रहने लगा। खैर, तो रह रहा था, लेकिन इसने बेतिया को नहीं छोड़ा। इसने यह समझ लिया था कि बेतिया में मुझे अपना नाम जाकिर मियाँ की तरह करना है। जाकिर मियाँ को अपहरण करने की आदत थी। अपहरण, बड़े लोगों का अपहरण। सीताराम राजगरिया हुआ करते थे बेतिया के एक बड़े व्यवसायी, जिसका अपहरण जाकिर मियाँ ने किया था। तो जब जाकिर मियाँ मारा गया तो इसने जाकिर मियाँ के गिरोह की कमान स्वयं संभाल ली। अब जाकिर मियाँ के पास जितने हथियार थे, AK-47 थे, AK-56 थे, सब इसके पास आ गए, क्योंकि ये मौसेरा भाई था, और इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया। तब साल 2001 की बात है। बेतिया के एसपी हुआ करते थे अनिल किशोर यादव। ठीक ठाक एसपी थे, कमजोरी नहीं थी। तो सोचिए इस राजू मियाँ ने बेतिया में कोहराम मचाने के लिए क्या किया। बेतिया में लाल बाजार है, बड़ा ही प्रमुख बाजार है और सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है। जो शहर के बड़े व्यापारी हैं वहीं उनका प्रतिष्ठान है, वहीं उनकी दुकानें हैं। तो इस राजू मियाँ ने बेतिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक दिन दहाड़े हवा में
AK-47 से गोलियां बरसा दी। इस वारदात में उसका मकसद किसी को मारना नहीं था। इस वारदात में उसका मकसद सिर्फ इतना था कि बेतिया को थर्रा देना है। जाहिर तौर पर लाल बाजार में, शहर के सबसे बड़े व्यावसायिक बाजार में इस तरीके से गोलीबारी हुई, और सिर्फ गोलीबारी ही हो जाती, व्यापारी ही डर जाते, इतनी ही बात नहीं थी। इस राजू मियां ने इसके दुस्साहस को देखिए। इसने बेतिया के एसपी अनिल किशोर यादव को फोन किया। हमारे खबरी कहते हैं कि इसने फोन कर कहा अनिल किशोर यादव को कि आज मैंने लाल बाजार में हवा में फायरिंग की है। मैं चाहता तो कई लाशें गिरा देता, आपकी बदली हो जाती, लेकिन आज मैंने लाशें नहीं गिराई हैं, लेकिन आगे गिराएंगे। व्यापारी को वो करना होगा जो हम कहेंगे। तो आप सोच सकते हैं इसका दुस्साहस कि एसपी को कह रहा है। अब एसपी को यह बात अच्छी तो नहीं लगी होगी। शहर डर गया, शहर कांप गया, बेतिया शहर, और वहां लोगों को लगने लगा अब इसने अपना रायता और फैलाना शुरू किया, रंगदारी का, एक्सटॉर्शन का और तमाम तरीके की घटनाओं का। तो वहां एक व्यापारी, बड़े व्यापारी हुआ करते थे, प्रहलाद कयाल, बड़े बिजनेसमैन थे, मारवाड़ी थे। तो इसने पहले प्रहलाद कयाल को एक्सटॉर्शन के लिए फ़ोन किया कि आपको इतने रुपए हमें देने होंगे। जो मांग की गई वो लाखों में राशि थी। उस जमाने में लाखों मतलब 10 लाख 20 लाख बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। तो प्रहलाद कयाल को लगा कि नहीं, यदि हम इस तरीके से रंगदारी देंगे तो फिर आने वाले दिनों में और परेशानी होगी। उन्होंने रंगदारी देने से मना कर दिया। अब देखिए ये राजू मियाँ, राजू गुंडा, इसे तो बेतिया शहर पर राज करना था, इसे अपना नाम बड़ा करना था अपराध की दुनिया में। तो इसने प्रहलाद कयाल के अपहरण की प्लानिंग कर ली और पता कर लिया कि प्रहलाद कयाल कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ किस वक्त जाते हैं। तो एक बेतिया में छेड़ी बाबू का पार्क है, अब उसका नाम बदल गया है। ये उनके ही परिवार का, प्रहलाद कयाल के ही परिवार का हुआ करता था। तो प्रहलाद कयाल इस पार्क में सुबह में मॉर्निंग वॉक कर जाते थे। तो एक दिन राजू मियाँ ने यहाँ उनको घेर लिया। तो घेर लिया। अब प्रहलाद कयाल ने जान बचाने को भागने की कोशिश करी, यह भी पीछे से लगा रहा। तो इस गुत्थम गुत्थी में जाकर प्रहलाद कयाल ने अपने को एक बिजली के पोल में, जो इलेक्ट्रिक पोल होता है, उसे पकड़कर अपने को, ताकि आप मुझे छुड़ाइए जितनी ताकत है। तो ये सभी उन्हें प्रहलाद कयाल को छुड़ा नहीं पाए, लेकिन गोली मार दी और प्रहलाद कयाल की मौत वहीं हो गई। तो ये बड़ी बात है। इसके पहले कहने वाले कहते हैं कि इसने एक दरोगा की भी हत्या की थी। तो इस हत्या से इस राजू मियाँ का भय कितना बड़ा होगा आप समझ सकते हैं। तो प्रहलाद कयाल का मर्डर हो गया। प्रहलाद कयाल के 3 बेटे, इनमें एक बेटा रवि कयाल पटना में बिजनेस कर रहा था, आज भी शायद करते हैं। तो आप समझ सकते हैं घर में मातम, घर में शोक और इस तरीके का खौफ। पिताजी चले गए, लेकिन ये हैवान, ये शैतान, ये बदमाश नहीं सुधरा। प्रहलाद कयाल की हत्या के बाद भी इसकी जो भूख थी वो नहीं मिटी। अब इसने रवि कयाल, जो पटना में रहने वाले थे प्रहलाद कयाल के बेटे, उनके बेटे को फ़ोन करना शुरू किया और कहा कि देखो, मैं तुम्हारे पिता को अगवा करना चाहता था, अगवा कर 50 लाख रुपए वसूलना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिता ने जिद की, अपने को बचाने की कोशिश की, जिसके कारण मुझे उन्हें गोलियां मारनी पड़ी और वे मौत को सिधार गए। लेकिन ये मत समझ लेना कि पिता को मारने के बाद हिसाब किताब बराबर हो गया है। तुम्हारा धंधा, मतलब प्रहलाद कयाल के बेटे रवि कयाल का धंधा ठीक चल रहा है, इसलिए जो पिता से हमें 50 लाख रुपए लेने थे, वो 50 लाख रुपए तुम्हें हमें देना होगा और पटना में ही देना होगा। आप समझ सकते हैं कि जिस बेटे ने पिता को खो दिया, अब उस बेटे के पास उसी अपराधी का फोन आ रहा है, वह कितना डर गया होगा, कितना भयभीत हो गया होगा। लेकिन करे तो क्या, रास्ता क्या था। बिहार की स्थिति भी ऐसी ही थी,
चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला था। तो रवि कयाल ने पुलिस में जाने के पहले शंकर प्रसाद टेकरीवाल उन दिनों में बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे। वे भी मारवाड़ी थे, सहरसा से आते थे, सीनियर मिनिस्टर थे। तो रवि कयाल ने कहते हैं कि शंकर प्रसाद टेकरीवाल से मुलाकात की कि ऐसी ऐसी समस्या है, और यह जानकारी मिल रही थी, सबों को पता था ये जो राजू गुंडा है, राजू मियाँ है, पटना आता है तो कहाँ रहता है, कहाँ ठहरता है। इस बात के भी पुख्ता प्रमाण थे कि बिहार सरकार में जो मंत्री रहे हैं एजाजुल हक, शहाबुद्दीन के बहनोई, उनका सरकारी बंगला इसका ठिकाना है। इसके अलावा फुलवारी में, अलीनगर, जमाल रोड, ये सारे ठिकाने हैं। तो शंकर प्रसाद टेकरीवाल ने बेटे से बात की, रवि कयाल से, और फिर तब उन दिनों में पटना के सीनियर एसपी हुआ करते थे सुनील कुमार, जो इन दिनों बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो शंकर प्रसाद टेकरीवाल ने कहा अनुरोध पूर्वक कि देखिए ये मसला बहुत गंभीर है, आप इसे जरा गंभीरता से लीजिए। अब सुनील कुमार क्या करें? तो सुनील कुमार ने उन दिनों में बिहार में विधिवत तरीके से तो एसटीएफ नहीं बनी हुई थी, स्पेशल टास्क फोर्स, लेकिन जो पुलिस पदाधिकारी होते थे वो अपने लिए टास्क फोर्स रखते थे ताकि जो विशेष काम हो, विशेष ऑपरेशन हो, उसमें लगाया जा सके। तो उन दिनों में पटना पुलिस की टास्क फोर्स में 3 बड़े चेहरे थे। इंस्पेक्टर राजकुमार कर्ण, पता नहीं कितने अपराधियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, कितनी बार उन्होंने गोलियां चलाई। फिर विजय कुमार एसके पुरी के थानेदार हुआ करते थे। राजकुमार कर्ण गांधी मैदान के इंस्पेक्टर थे। विजय कुमार और अलाउद्दीन पत्रकार नगर थाना के एसएचओ हुआ करते थे। तो पटना या यूं कहें कि बिहार के अंडरवर्ल्ड में इन तीनों इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का बड़ा खौफ था, राजकुमार कर्ण, विजय कुमार और अलाउद्दीन। तो शंकर प्रसाद टेकरीवाल के फ़ोन के बाद जब रवि कयाल ने पटना के सीनियर एसपी सुनील कुमार से मुलाकात करी तो सुनील कुमार ने टास्क फोर्स के ये 3 जो पदाधिकारी थे उन्हें बुलाया और पूरी घटना की जानकारी दी। मानवीय तरीके से समझाया कि देखिए इस बात को समझिए कि पिता की हत्या कर दी गई, अब बेटे से रंगदारी मांगी जा रही है। पिता की हत्या तो बेतिया में हुई है, तो ये बात ठीक नहीं है। बेतिया के एसपी अनिल किशोर यादव ने भी पटना के सीनियर एसपी सुनील कुमार से कहा कि इस मामले को संज्ञान में लीजिए और गंभीरता से कार्रवाई कीजिए। तो अब ये जो मसला था ये टास्क फोर्स को सौंप दिया गया, राजकुमार कर्ण, विजय कुमार और अलाउद्दीन को। अब राजू मियाँ की ट्रैकिंग शुरू हुई, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, किस नंबर से रंगदारी की मांग कर रहा है। यह वह दौर था जब बहुत जल्दी मोबाइल के सीडीआर भी नहीं निकलते थे, सर्विलांस की बात तो संभव ही नहीं थी, मोबाइल में जो कॉल होती थी उसकी रिकॉर्डिंग भी संभव नहीं थी कि, तो परिस्थितियाँ थोड़ी मुसीबत वाली थी। तो ये सब चल ही रहा था। अब राजकुमार कर्ण, अलाउद्दीन और विजय कुमार इसके पीछे लगे थे। तो जो ये अलाउद्दीन थे ये भी मूल रूप से बेतिया के ही रहने वाले हैं और ये सिवान में भी रहे थे। तो इन्हें कुछ कुछ राजू मियाँ के बारे में, राजू गुंडा के बारे में पता था, कैसा है, शायद कभी एक बार देखे भी थे, पटना में ही कहीं से आते जाते, ये पटना में रह गया है। तो हमारे खबरी कहते हैं कि जब पीछा किया जाना शुरू हुआ तो ये इतना शातिर था राजू मियाँ कि इसे इस बात की जानकारी लग गई कि मेरे पीछे पटना पुलिस की टास्क फोर्स को लगा दिया गया है। लेकिन देखिए ये कितना बड़ा हैवान था, शैतान था, बदमाश था और कितना बड़ा दुस्साहसी था कि राजकुमार कर्ण और विजय कुमार को तो ये सीधे नहीं जानता था, लेकिन अलाउद्दीन को जानता था। अलाउद्दीन भी उसी के जिले बेतिया के रहने वाले। तो इसने उसी नंबर से, जिस नंबर से यह रवि कयाल को रैंसम के लिए कॉल कर रहा था, एक्सटॉर्शन के लिए कॉल कर रहा था, उसी नंबर से इसने अलाउद्दीन को फोन कर दिया, टास्क फोर्स के पदाधिकारी। और जब फोन किया तो राजकुमार कर्ण और विजय कुमार साथ ही रहे होंगे।
जब नंबर फ्लैश हो रहा था तो अलाउद्दीन ने राजकुमार कर्ण और विजय कुमार को दिखाया भी कि देखिए लगता है ये उसी का फ़ोन है। तो राजकुमार कर्ण ने कहा कि बात करो, तो बात करी। तो देखिए ये राजू मियाँ क्या कहता है, अच्छा अब आप मेरे पीछे लग गए हैं, मुझे पकड़ेंगे, हमें तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपके पिताजी आपके चाचा जी कहाँ चले जाएंगे यह आपको भी समझ में आ जाएगा। आपका घर कहाँ है, घर पर कौन कौन है, मुझे सब कुछ पता है। अब तो ये और हैरत करने वाली बात हो गई। टेक्नोलॉजी का वो दौर नहीं था कि आप तुरंत मोबाइल का लोकेशन प्राप्त कर लीजिए। तो अब अलाउद्दीन के समक्ष एक नई चुनौती पैदा हो गई। तुरंत इसकी जानकारी पटना के सीनियर एसपी को दी गई। पटना के सीनियर एसपी ने इस बात की जानकारी बेतिया के एसपी अनिल किशोर यादव को दी, और इसके बाद हुआ ये कि बेतिया के एसपी अनिल किशोर यादव ने तुरंत जो अलाउद्दीन का गांव है जो बेतिया में, वहाँ स्टैटिक फोर्स की तैनाती कर दी गई। अब इनके परिवार वाले परेशान हो गए कि ऐसा क्या हुआ कि घर पर पुलिस आ गई और पुलिस कह रही कि हम यहीं रहेंगे, इसका मतलब कुछ अनहोनी होनी है। तो ये भय और खौफ नया पैदा हो गया। तो ये सब दौर चलता रहा। अचानक एक दिन ये खबर मिली, और यह खबर पुख्ता थी कि ये जो राजू गुंडा है, राजू मियाँ है, वह बिहार सरकार के मंत्री रहे एजाजुल हक के घर के भीतर है। एजाजुल हक का जो सरकारी बंगला था वो बिहार विधानसभा का जो नॉर्थ गेट है, उत्तरी गेट है, उसके ठीक सामने था। लेकिन ये वो दौर था कि जब आप सीधे मंत्री के घर में घुसकर रेड नहीं कर सकते थे। लालू यादव की सरकार थी, राबड़ी देवी की सरकार थी। ऐसी हिम्मत तो सिर्फ एक दफ़े तब अपने समय में राजविंदर सिंह भट्टी ने ही की थी, जब वो एएसपी थे, तो आकर सीधे तौर पर पटना में रेड कर दिलीप कुमार सिंह जो राजद के विधायक थे उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो खैर, तो जब ये मालूम हुआ कि ये राजू मियाँ और राजू गुंडा एक ही नाम है, वो मंत्री के बंगले के भीतर है, तो ये टास्क फोर्स वाले जिसमें राजकुमार कर्ण जिसे लीड करते थे, अलाउद्दीन और विजय, वहाँ शादी वर्दी में लग गए। साथ में कोई एक मनोज सिपाही भी रहा करता था। घंटों 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 रात का वक्त हो चला था, वो बाहर निकलता ही नहीं। लेकिन उसे भीतर मालूम हो गया कि बाहर टास्क फोर्स वाले खड़े हैं। तो उसने फिर से अलाउद्दीन को फोन कर दिया, कहा कि बाहर आप लोग क्या करें, मुझे सब पता है। और उसने तेज आवाज में बात की, धमकी वाली बात की। तो फिर अलाउद्दीन, राजकुमार और विजय कुमार ने भी कहा कि अरे भीतर से क्या बात कर रहे हो, बिल से बाहर निकलो, बताते हैं तुमको, और आज ही फैसला हो जाएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है, या तो तुम जिंदा रहोगे या हम जिंदा रहेंगे, बात तो सिर्फ गोलियों से होगी। लेकिन वह निकला नहीं। रात का वक्त गुजरता चला गया। अब ये पता नहीं चला कि वो पिछवाड़े से भाग गया या किधर से भाग गया। आधी रात के बाद यह टीम लौट आई। तो राजू मियाँ, राजू गुंडा उस दिन बच गया। अब इसके कारनामे और भी बढ़ते गए। कुछ दिनों के लिए शांति हुई। रवि क्याल के पास कुछ दिनों के लिए फोन आना बंद हुआ, लेकिन अध्याय पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ था। इस बीच इसने बेतिया में और भी व्यापारियों को फोन करना शुरू कर दिया और सबों से कहने लगा कि पैसा पटना में देना है। तो यह बात एस्टेब्लिश हो गई कि यह पटना में ही रह रहा है। अब पटना में इसे कहां तलाशा जाए? पुलिस को एक ऐसे दुस्साहसी व्यक्ति की भी जरूरत थी जो इसे ट्रैप करा सके, मतलब यह कह सके कि हाँ तुम्हें पैसा देने हम आ रहे हैं, पैसा लो। तो कहते हैं कि इसी क्रम में एक व्यापारी, नाम खोलना मुनासिब नहीं होगा, उसे टास्क फोर्स वालों ने तैयार करा लिया, जिससे 10 लाख रुपए की राशि यह मांग रहा था और कहा गया कि ठीक है हम तुम्हें पैसा देंगे, मुझे अपनी जान बचानी है तो हम पैसा देंगे। तो इसने पटना में एक दिन मुकर्रर की और कहा कि जमाल रोड में जहाँ पोस्ट ऑफिस है उसी के पास आ जाओ, वहाँ हम तुमसे पैसा ले लेंगे। तो वो व्यापारी 10 लाख रुपए लेकर टास्क फोर्स वाले पीछे सादे लिबास में वहाँ घंटों इंतज़ार करता रहा व्यापारी, लेकिन वो वहाँ नहीं आया। पता नहीं क्या भनक लग गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो व्यापारी ने रात को फ़ोन किया टास्क फोर्स वालों की मौजूदगी में
कि भाई अब हम इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, रात हो रहा है, मेरा पैसा कोई लूट लेगा, तो हम घर जा रहे हैं। तो राजू मियाँ ने कहा कि ठीक है, अभी घर चले जाओ, लेकिन कल तुम्हें सुबह सुबह फ़ोन करेंगे और तुम पैसा लेकर तैयार आना। तो चलिए, बात हो गई। अब कल सुबह का समय आना था और ये तारीख थी 28 जून 2001। एक दिन पहले 27 जून को पैसा उसने नहीं लिया। 28 जून 2001 को सुबह में उसने फ़ोन किया कि तुम पैसा लेकर बोरिंग रोड में एक बड़ा फेमस उस समय रेस्टोरेंट हुआ करता था, रेस्टोरेंट कम बार हुआ करता था, ओएसिस, तो वहाँ चले जाओ और वहीं हम तुमसे मिल जाएंगे, वहीं तुमसे पैसा ले लेंगे। अब वो व्यापारी पैसा लेकर वहाँ ओएसिस बार में जाके बैठ गया, ओएसिस रेस्टोरेंट कम बार में। आप समझ सकते हैं 28 जून 2001 भीषण गर्मी का वक्त रहा होगा। और वहीं दूसरी मेज पर टास्क फोर्स वाले राजकुमार कर्ण, अलाउद्दीन और विजय कुमार बैठकर चाय पीने लगे थोड़ी दूरी पर, और इंतजार चलता रहा। इंतजार करीब 2 घंटे तक चला। तब उसने फिर फोन किया कि नहीं, वहां बहुत भीड़ भाड़ है, वहां हम नहीं आ रहे हैं, तुम जल्दी से पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास पहुंचो। अब ये और भी विचित्र बात हो गई। तो पाटलिपुत्र गोलंबर के लिए जो प्लान तय हुआ, वो व्यापारी भी निकला और ये टास्क फोर्स वाले भी निकले। तो यदि आपको पाटलिपुत्र गोलंबर का सब कुछ पता होगा तो वहाँ फल मंडी है। जिन्हें नहीं पता होगा तो चौराहा है, मतलब 4 रास्ते जाते हैं, बाएं से जाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर सहयोग हॉस्पिटल है। तो इन लोगों ने घेराबंदी, और तब तक ये हुआ था कि बेतिया की पुलिस भी, अनिल किशोर यादव ने बेतिया की एक टीम को, जिसमें 9 लोग शामिल थे, धीरेन्द्र पांडे उसको लीड कर रहे थे, आजकल लखीसराय में तैनात हैं, मालवीय थे, उन्हें भी भेज दिया था। तो इन लोगों ने अलग अलग पोजीशनिंग ले ली कि आप इधर रहेंगे, हम इधर रहेंगे, हम इधर रहेंगे, किधर से भी गोली चलेगी, गोली चलाएंगे, तो गोली चलेगी तो आप लोग फिर से उसका जवाब दीजिएगा। तो ये लोग पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास खड़े हो गए और इंतजार करने लगे। इंतजार के बाद क्या क्या सब हुआ, राजू मियाँ का क्या हुआ, राजू गुंडा का क्या हुआ, किस पुलिस वाले को कितनी गोलियां लगी, यह सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन आज नहीं, कल के एपिसोड में, कल रात 9 बजे। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, किसी मसले पर बातचीत करना चाहते हैं, तो आप मुझे gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, संक्षिप्त जानकारी लिख कर भेजें, अपना नंबर भी भेज सकते हैं। हम आपकी पहचान को गोपनीय रखते हैं। और याद रखिएगा, कल आपकी मुलाकात हम उनसे कराने जा रहे हैं जिसने इस राजू मियाँ के साथ मुठभेड़ करने वाली टीम को लीड किया। तो कल का करिए इंतजार। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।